नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम अपना चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, हमारी चित्र पाठ्य पुस्तिका का प्रेमचंद्र के फटे जूते। जो ये चैप्टर है ये लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी द्वारा। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम आप सभी जानते हैं। उनकी रचनाएं, उनका साहित्य, उनकी कविताएं आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिकाओं में अक्सर पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज हम उनके जीवन का जो एक उनका जीवन चरित्र है कि किस तरह के वो व्यक्ति थे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक बार जब हरिशंकर परसाई जी ने एक तस्वीर देखी, उस तस्वीर में मुंशी प्रेमचंद जी अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़े थे। तो उनकी जो नजर है, हरिशंकर परसाई जी की नजर उनके जूतों पर पड़ी, यानी कि जिन जूतों को पहनकर वो फोटो खिंचवा रहे थे, जिन जूतों को पहनकर उन्होंने वो फोटो खिंचवाया था, उन जूतों पर जब उनकी नजर पड़ी तो उसी के आधार पर उन्होंने ये पूरा चैप्टर लिखा, पूरा पाठ लिखा। तो क्या कुछ है इसमें प्रेमचंद जी के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है और एक बहुत बड़ी सीख हमें ये देता है कि इंसान, जो आज का इंसान है, जो दिखावे की जिंदगी जी रहा है और जो अंदर के जो असलियत को नहीं जानना चाहता, इंसान की जो असली अच्छाई है, जो आंतरिक सुंदरता है, उसको नहीं वो जानना चाहता, तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरा पाठ लिखा गया है। इस पाठ में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया और सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पुस्तिका निकाली और जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना भी हुई। सन 1995 में 1995 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में, व्यंग्य लेखक क्या होते हैं? जो व्यंग्य लिखने वाले होते हैं, जो किसी चीज पर एक तरह से, जैसे आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये उनके फटे जूतों का मजाक नहीं बनाया जा रहा है। आप ये नहीं सोचना कि इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूतों का यहाँ पर मजाक बनाया है। ये व्यंग है इस संसार की मानसिकता पर। जो संसार सोचता है कि मैं अगर बहुत सुंदर बन के रहूंगा, मैं बहुत अच्छा बन के रहूंगा, तो ही लोगों की मेरे प्रति अच्छी राय होगी, तो ही लोग मुझे अच्छा समझेंगे, अच्छा मानेंगे। तो काफी हद तक ये आज के युग में चल सकता है। कहते फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप बहुत अच्छा बनकर नहीं जाएंगे, अगर आप बहुत अच्छा नहीं लोगों को शो करेंगे, तो वो आपको सोचेंगे कि अरे ये तो ऐसा ही है। लेकिन क्या होता है, जो बाहरी सुंदरता होती है, जो बाहर का हमारा जो हमारा जो बाहरी लोगों के ऊपर जो हमारी बाहरी छाप होती है, वो कुछ ही दिन की होती है। जब हम उनसे मिलेंगे, उनसे रोज बात करेंगे, उनसे हमारा व्यवहार बढ़ेगा, तो तब जाकर लोगों को आपकी जो सच्चाई है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें आपकी तभी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप किसी भी तरह से, कैसे भी कपड़े पहन के आओ, कुछ भी करो, लोग आपको आपके व्यवहार से जानने लगेंगे, आपको आपके काम से जानने लगेंगे। तो यही यहाँ पर कहा है कि हिंदी के व्यंग लेखकों में इनका नाम अग्रणी है, यानी कि ये व्यंग करने में अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास है। तब की बात थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये निबंध संग्रह हैं।
वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। तो ये कुछ इनकी रचनाएं और इनका जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा हरिशंकर परसाई जी का। अब हम इनकी भाषा शैली की बात करते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली व्यंग की प्रधानता है। जो इनकी भाषा है इसमें व्यंग की प्रधानता है। इनकी भाषा सामान्य है और संरचना के कारण विशेष क्षमता रखती है और उनके एक एक शब्द में व्यंग के तीखेपन को देखा जा सकता है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप एक एक पंक्ति को जब पढ़ेंगे, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे, अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे, तो आज के युग के जो लोगों की सोच है उस पर ये सारा कटाक्ष किया हुआ है। लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्द भी इनकी भाषा में देखे जाते हैं, इन्होंने जिनका यहाँ पर खुलकर प्रयोग किया है अपनी भाषा में। साहित्यिक विशेषताएं, पाखंड, बेईमानी आदि पर परसाई जी ने अपने व्यंगों की गहरी चोट की है। वे बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। चुटीला व्यंग करने में परसाई जी बेजोड़ हैं। तो एक तरह से इनका जो पूरा लेखन है, इनका जो पूरा साहित्य है, उसकी जो भाषा है वो व्यंग्यात्मक है और ये लोगों की जो एक तरह से लोगों का जो सोच है, लोगों की मानसिकता है, उस पर कटाक्ष करता है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, जो चैप्टर है प्रेमचंद्र जी के फटे जूते और लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ जूतों के चित्र, फटे जूतों के चित्र और प्रेमचंद्र जी का चित्र भी दिया गया है और हरिशंकर परसाई जी का चित्र भी दिया गया है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अब अपने चैप्टर को। पाठ का सार, सबसे पहले जान लेते हैं आखिर पाठ में है क्या, पूरे चैप्टर में आखिर है क्या। प्रेमचंद्र के फटे जूते शीर्षक से यह प्रतिष्ठित कथाकार ज्ञान रंजक द्वारा संपादित हरिशंकर परसाई जी की प्रतिनिधि रचनाओं का संचयन है। जो ये चैप्टर है प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये प्रतिष्ठित कथाकार ज्ञान रंजन द्वारा संपादित और ये प्रतिनिधि है ये हरिशंकर परसाई जी की संचयन है। इन रचनाओं में परसाई ने अपने युग के समाज और उसकी बहुविधि विसंगतियों, अंतर विरोधों और मिथ्याचारों का उद्घाटन किया है। इस पूरे चैप्टर में यहाँ पर परसाई जी ने अपने युग की, जो उनके युग का समाज था, उसकी बहुविधि विसंगतियों, अंतर विरोधों और मिथ्याचारों का उद्घाटन किया है। जो भी अंतर विरोध थे, जो भी मिथ्या समाज में थी और जो भी एक तरह से बहुविधि अलग अलग तरह के बातें जो लोग किया करते थे, उन सभी का उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से उसको उकेरा है, बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शाया है। इन सभी रचनाओं में हंसी से बढ़कर जीवन की तीखी आलोचना है। देखिए, व्यंग का मतलब होता है उपहास, और जब किसी का उपहास उड़ाया जाता है तो क्या होता है, हंसी आती है। जब कभी मजाक बनाया जाता है, किसी का मजाक बनता है, कोई जब मजाक किया जाता है, कोई व्यंग किया जाता है तो हंसी आती है। लेकिन परसाई जी की रचनाओं में हंसी से बढ़कर, यानी कि यहाँ पे हंसी नहीं आती आपको, आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे बातें इस तरह की होंगी लेकिन आपको हंसी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये जीवन की तीखी आलोचना है। ये आलोचनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परसाई जी का समग्र स्वरूप अनूठा है। परसाई जी का समग्र स्वरूप अनूठा है। उनके पास स्मृति है, तर्क है। तर्क मानहानि को काटता है।
और चपल विनोद वृत्ति तथा ठाठदार हास्य की शैली से आगे बढ़ जाता है। यानी कि उनके पास स्मृति स्मृति यानी कि यादें है, साथ ही उसके लिए तर्क भी है, और तर्क जो है वो मान हानि को काटता है। और चपल विनोद यानी कि एक ऐसा विनोद का अर्थ होता है प्रेम, तो चपल विनोद एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा विनोद की वृत्ति यहाँ पर आती है, और ठाठदार हास्य की शैली जो है वो आगे बढ़ जाती है। व्यापार और भक्ति के समुद्र के बीच परसाई ने अपनी ज्वलंत और मौलिक खड़ी बोली में भारतीय समाज की असंख्य पेंटिंग्स बना डाली है, यानी कि पेंटिंग्स बना डाली है। जो यहाँ पे व्यार और भक्ति में समुद्र के बीच परसाई ने अपनी ज्वलंत और मौलिक खड़ी बोली में भारत की बहुत सारी असंख्य पेंटिंग बना दी है, यानी कि अलग अलग तरह से भारत को उकेरा है, अलग अलग तरह से भारत को दिखाया है। प्रेमचंद के बाद वे हिंदी में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले रचनाकार हैं। कुछ कठिन शब्द इस पाठ में आए हुए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं उपहास। उपहास का अर्थ होता है खिल्ली उड़ाना। उपहास का अर्थ होता है खिल्ली उड़ाना। क्लेश का अर्थ होता है दुख। तगादा का अर्थ होता है तकाजा। पहनेया का अर्थ होता है देसी जूतियां, जो आप पहनते हैं, देसी जूतियां जो होती हैं पैरों में। बिस्नार का अर्थ होता है भूल जाना। नेम का अर्थ होता है नियम। बंद का अर्थ होता है फीता। बेहतरतीब का अर्थ होता है व्यवस्थित, और बरकरार का अर्थ होता है बचाकर। तो कुछ कठिन शब्द यहाँ पाठ में आए हुए हैं। देखिए, जो ये आपको यहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा है, बिल्कुल यही चित्र वो था जिसे देखकर परसाई जी ने इस पूरे पाठ को लिखने की, इस पूरे पाठ को पूरे पाठ के बारे में बताने की हमें यहाँ पर कोशिश की है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं पाठ से। इस निबंध में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो आपने जो ये निबंध पढ़ा, यहाँ पे जो हमें निबंध दिया गया है प्रेमचंद जी के बारे में, प्रेमचंद के फटे जूते, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी थी प्रेमचंद जी के बारे में। हमने यहाँ पर प्रेमचंद जी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जो कि कुछ बातें इस तरह की थी, वो जीवन में बहुत ही ज्यादा सरल और बहुत ही ज्यादा साधारण रूप में वो रहा करते थे। उनकी केवल एक, उनके पास जो धोती थी, उसी धोती में वो रहा करते थे, उसी धोती को वो पहनते थे। और एक इतने महान रचनाकार होने के बावजूद, इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद, उनका जो पहनावा था, उनका जो रहन सहन था, वो बहुत ही ज्यादा साधारण था, बहुत ही ज्यादा सरल था। तो एक बार जिस तरह से उनको तस्वीर खिंचाने के लिए कहा गया, तस्वीर खींचने के लिए उनकी कहा गया, तो बिल्कुल तस्वीर में उसी तरह से, तस्वीर में वो बिल्कुल उसी तरह से बैठ गए, उसी तरह से वो तस्वीर खिंचाने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए वो तैयार हो गए। जिस स्थिति में वो थे, जैसे वो थे, बिल्कुल उसी तरह से वो रेडी हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने उनके जूतों के बारे में कहा, तो उनके जूतों में यहाँ पर बताया गया कि उनका जो जूता था वो आगे से बिल्कुल इस तरह से फटा हुआ था कि जो उनकी उंगली थी वो बाहर निकली हुई थी।
उनके पैर से उनकी जो उंगली थी वो बाहर निकली हुई थी। तो इस पूरे पाठ में एक व्यंग यहाँ पर किया गया है हरिशंकर परसाई जी द्वारा कि देखिए, क्योंकि उनकी उनका जो जूता था वो ऊपर से फटा हुआ था, भले ही उसका जो सोल था, उसका जो तलवा था वो बिल्कुल ठीक था, नीचे से उसमें कांटे नहीं चुभते थे, कोई पेन उनको नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने पहना हुआ था। लेकिन आज के समय की जो एक बात उन्होंने यहाँ पर लिखी थी कि आज के समय में लोगों के जूते जो है वो बिल्कुल नीचे से घिस जाते हैं, बिल्कुल घिसे हुए होते हैं, और जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में कांटे चुभते हैं, उनके पैरों से खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। लेकिन क्योंकि उनके जूते का जो ऊपरी जो हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक है, और वो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो सारे उस कष्ट को झेलते हुए, उन कष्टों को सहन करते हुए वो अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें ये बात यहाँ पे, उन्होंने इसीलिए यहाँ पे ये बात क्लियर की कि जो आज के जो लोग हैं, आज के समाज के जो लोग हैं, देखिए जब हमें फोटो खिंचाना होता है, फोटो खिंचाने की बात यहाँ पे आई, तो जब भी हमें फोटो खिंचाना होता है तो हम उसके लिए पहले पूरे रेडी होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। और खास तौर पर जब किसी पत्रिका या मैगजीन के लिए फोटो खिंच रही होती है तो उसके लिए तो प्रॉपर फोटो शूट किया जाता है, पूरा बहुत अलग अलग पोजेज में, अलग अलग ड्रेस में। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद्र जी इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी, इतने बड़े रचनाकार होते हुए भी, जब पहली बार उनसे कोई फोटो लिया गया, उनकी साहित्यिक जो रचना थी उसमें उनका वो फोटो डलना था, तो उसके लिए जो उन्होंने फोटो दिया वो आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि जो प्रेमचंद्र जी हैं, इस निबंध में प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व की सबसे पहली विशेषता ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा सरल और बहुत ही ज्यादा सहज व्यक्ति थे। उनको बिल्कुल भी इस बात की कोई चिंता नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिस तरह का आप उनका ये दृश्य चित्र देख रहे हैं, ये चित्र उनका बिल्कुल, कोई भी इसमें बनावट नहीं है, कोई भी इसमें उन्होंने बिल्कुल वो रेडी नहीं हुए हैं किसी चीज के लिए कि उन्हें फोटो खिंचवानी है और वो रेडी होंगे। ये बिल्कुल वही चित्र है जो जैसे वो हैं वैसा उन्होंने अपना चित्र यहाँ पर खींचा हुआ है। और प्रेमचंद्र जी के बारे में मेम लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। यह व्यंग पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है। तो देखिए ये जो सारे प्रश्न हैं, ये आप जब पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तब आप ये सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, तब आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अभी हम कुछ प्रश्न जो आपके पाठ से यहाँ पर दिए गए हैं उनको एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जब इस चैप्टर को पूरा पाठ के रूप में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद्र की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये उभर कर आती है कि जो उनका जीवन था वो कैसा था, बहुत ज्यादा वो सुखी नहीं थे, बहुत सारा पैसा उनके पास नहीं था, बहुत सारे संसाधन उनके पास नहीं थे, यानी कि उनका जीवन जो था कष्टों से भरा हुआ था। और वे सदैव जीवन की आवश्यकताओं, यानी कि आजकल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, देखिए हमने एक चैप्टर पहले भी पढ़ा था आपका इसी तरह का कि हम आजकल अपनी जरूरतों को नहीं देखते हैं, अपनी आवश्यकताओं को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारा लेने का मन कर रहा है वो हम ले लेते हैं। लेकिन प्रेमचंद्र जी का जो जीवन था वो उनकी जो आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी पूर्ति के लिए वो हमेशा जूझते रहे, तरसते रहे। उनके जीवन में संघर्षशीलता, जुझारूपन, जिजीविषा, धैर्य और सादगी पर दुख कारकता के अलावा रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध उनके स्वभाव में शामिल था। यानी कि उन्होंने जीवन की जो
जीवन में जो रूढ़ियां थी, यानी कि पुरानी विचारधाराएं थी, साथ ही जो आडंबर थे, और इन सभी का विरोध उन्होंने अपने जीवन में किया। प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व की एक मर्यादा थी, एक वो मर्यादित लेखक थे, यानी कि ऐसी चीजें वो लिखते थे जो समाज के लिए, साहित्य के लिए दर्पण का काम करता था, कि लोग उसको देखकर लोग चलते थे कि हाँ, ये ऐसा लिखा गया है, बिल्कुल समाज को दिखाने वाला, पूरे साहित्य समाज को दिखाने वाला, जो सच है समाज का, उसको दिखाने वाला उनका पूरा साहित्य था। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कथन के सामने सही गलत लिखिए। बाएं पांव का जूता ठीक, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया और जिससे उंगली बाहर आई है। तो ये क्या है, सही है या गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि बाएं पांव का जो जूता था वो ठीक था, दाहिने पांव के जूते में बड़ा सा जो बाएं पांव का जूता था उसमें छेद था, दाहिने पांव का जूता ठीक था। लोग इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं। लोग इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं, जैसे फोटो से खुशबू आएगी। ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। मैंने कहा तो सही कि आजकल अगर आपको फोटो शूट के लिए कहा जाए तो सबसे पहले तो रेडी होना बनता है। रेडी तो होना ही है, शूज पहनने हैं मैचिंग के, वॉच पहननी है मैचिंग की, कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे मैचिंग के कपड़े पहनने हैं, उसके बाद हेयर स्टाइल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाथ में पहना हुआ जो आभूषण है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, पैर के जो फुटवेयर हैं, जूते हैं या चप्पल हैं, जो भी है वो कपड़ों से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो भी हमने एक्सेसरीज पहनी हुई है वो हमारे कपड़ों से मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ट्रेडिशनल है या एथनिक है या कैसी है या वेस्टर्न है, तो वो सारी चीजें पहले मैच की जाती हैं। ऊपर से और तो और परफ्यूम भी डाल लिया जाता है, डीओ भी डाल लिया जाता है। ऐसा लगता है कि फोटो खिंचाने से फोटो भी खुशबू से महकने वाली है। तो ये बिल्कुल सही है, पाठ में इसी तरह का बात लिखी गई है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गलत। तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। बिल्कुल नहीं। तो देखिए, एक हमने यहाँ पर प्रश्न पढ़ा, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों में क्या परिवर्तन आया है? वेशभूषा के प्रति सोच जो है लोगों की, उसमें क्या परिवर्तन आया है? चलिए, कोई भी बच्चा, कोई भी स्कूल फटाफट कोशिश करेंगे प्रश्न का उत्तर देने की, कि आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? क्या सोचते हैं लोग वेशभूषा के बारे में? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या सोचते हैं आज के समय में लोग वेशभूषा के बारे में? देखिए, सबसे जो मेन बात है कि आज के समय में, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अगर हम अच्छे वस्त्र धारण करेंगे, अच्छी वेशभूषा में रहेंगे, तो लोग हमें बहुत ज्यादा हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे, लोग हमें पसंद करेंगे, लोग हमसे इम्प्रेस होंगे। लेकिन आज के समय में ये चीज तो बिल्कुल फिट बैठती है कि ऐसा होता है, लोग सोचते हैं। लेकिन एक बात इसमें और भी है कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि प्रेमचंद्र जी का जो जीवन था वो बिल्कुल ही साधारण था, बिल्कुल सरल वे थे। जिस तरह का उनका साहित्य था, जिस तरह की उनकी लेखन कला थी, उसके हिसाब से अगर आज के समय के किसी भी हम कवि को देखें, कथाकार को देखें, साहित्यकार को देखें, तो बिल्कुल डिफरेंट उनका जीवन, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न उनका जीवन है।
क्योंकि आज के समय में बहुत सारे संसाधन लोगों के पास उपलब्ध हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं लोगों के पास उपलब्ध हैं। जिस तरह के वो फंक्शन में जाते हैं उनके पास उस तरह के फंक्शन के लिए उस तरह की ड्रेस होती है, उस तरह के वस्त्र होते हैं, उस तरह के कपड़े होते हैं, उस तरह के शूज होते हैं, उस तरह की एक्सेसरीज होती हैं, उस तरह का बैग होता है, या एक तरह से कहें तो वो बिल्कुल जिस ओकेजन में जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल उस तरह के बनकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि उनका जो जीवन था वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा साधारण था, बहुत ही ज्यादा सरल था, और उनको अपने जीवन में जो उनकी नीड्स थी, आवश्यकताएं थी, उनके लिए तक उनको हर समय संघर्ष करना पड़ा। उनके जीवन में जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए तक उन्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा। और साथ ही वो इस चीज से, यानी कि जो दिखावे की एक जिंदगी है, उससे वो बहुत दूर थे। उन्हें बिल्कुल भी इससे कोई भी लेना देना नहीं था। और समाज में जितने भी पाखंड थे, जितने भी ऐसे धर्म अधर्म थे, उसके वे कट्टर विरोधी थे, कट्टर विरोध उसका करते थे, और उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे, उसके लिए हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन अपने अंदर उन्होंने कभी भी कोई परिवर्तन अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं की। कोई भी ऐसा उन्होंने अपने अंदर कुछ इस तरह का कि मैं अपने आप को लोगों को अच्छा दिखाऊं, मैं अपने आप को लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित करूं, मैं अपने आप को फेमस करूं, ऐसी कोई भी उनकी इच्छा नहीं थी। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर परसाई जी का ने जो ये चैप्टर लिखा है, उन्होंने अपने युग का समाज, तो हमने कहा कि हरिशंकर परसाई जी मुंशी प्रेमचंद के बाद सबसे अधिक पढ़े जाने वाले साहित्यकार हैं। तो उन्होंने अपने समाज की उस बहुविधि विसंगतियों, जो उस समय उनके समाज में विसंगतियां थी, और अंतर विरोध जो था, और मिथ्याचारों, जो भी मिथ्याचार उस समय पर उनके समाज में थे, उनका उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है, यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। और उनकी ये जो रचनाएं हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इन्होंने ज्यादातर व्यंग्यात्मक शैली में अपना साहित्य लिखा है, यानी कि व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने अपने लेख लिखे हैं, अपनी कविताएं लिखी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर हंसी से बढ़कर जीवन की तीखी आलोचना की है, कि आप जब भी इनके व्यंग को पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, आपको हंसी कम आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आलोचना हो रही है, यहाँ पर गलत को गलत कहा जा रहा है, यहाँ पर किसी पर सवाल उठाया जा रहा है। तो परसाई जी का जो समग्र रूप है वो बहुत ज्यादा अनूठा है। और जैसे कि हमने कहा कि उनके पास स्मृति है, तर्क है, और ये जो तर्क है, किसी भी बात का जो वो काट निकालते हैं, किसी भी बात का के लिए वो जो तर्क देते हैं, वो तर्क उनका बिल्कुल जो मनहूनी है, उसको काटकर, यानी कि वो किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता, किसी के मान को ठेस नहीं पहुंचाता, वो उस तर्क उसको काटता है, और चपल विनोद, यानी कि एक खुशी भी देता है, और एक तरह से मतलब ठाटदार हास्य, यानी कि जिसके अंदर आपको रीजन लग रहा है, तर्कपूर्ण हास्य आपको लग रहा है कि हाँ, जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, बिल्कुल सही वे में कहा जा रहा है, वो आपको समझ में आएगा। और साथ ही व्यापार और भक्ति के समुद्र के बीच परसाई जी ने अपनी ज्वलंत और मौलिक खड़ी बोली में, यानी कि इन्होंने यहाँ पर अपनी भाषा में खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, और इनकी जो भाषा है उसमें व्यंग की प्रधानता है, और बहुत सामान्य सी रचना के कारण रचना जो होती है वो बहुत ज्यादा विशेष क्षमता रखती है, जो इनकी भाषा के कारण ही, क्योंकि जैसे कि हमने कहा इनकी जो भाषा है उसमें क्या है,
बहुत एक ठाठदार व्यंग आ जाता है। बहुत सारी तर्क ये देते हैं अपनी बात को क्लियर करने के लिए, और वो तर्क कभी भी किसी के मान को हानि नहीं पहुंचाते, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। वो तर्क बिल्कुल सीधे जाकर उस पॉइंट पे लगते हैं जहां पर जहां जिसके लिए बात को बोला जा रहा है। और साथ ही लोक प्रचलित हिंदी साहित्य के साथ साथ इन्होंने अपनी भाषा में बहुत सा उर्दू और हिंदी शब्दों अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है, और अपनी साहित्यिक विशेषताओं में इन्होंने पाखंड, बेईमानी आदि पर अपने व्यंगों की गहरी चोट की है। यानी कि समाज में जो पाखंड फैला है, धर्म के प्रति धर्म के आधार पर जो पाखंड किए जा रहे हैं, या बहुत सारे धर्म के नाम पर जो अलग अलग विडंबनाएं हमारे समाज में चल रही है, बेईमानी जो हमारे समाज में हो रही है, उस पर उन्होंने अपने व्यंग्यों की गहरी चोट की है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पाठ का पूरा सार जान लिया है, हरिशंकर परसाई जी के बारे में जान लिया है, और मुंशी प्रेमचंद जी का जो ये चैप्टर है उसके विषय में हमने यहाँ पर जान लिया है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उस सेशन में हम इस पाठ को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको घर पर एक बार पढ़कर आइए। काफी सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी हैं, तो अब आपको पाठ पढ़ने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, और बहुत आसानी से, क्योंकि अगर आप केवल पाठ को पढ़ेंगे और आप यहाँ पर परसाई जी की रचनाओं को नहीं समझेंगे कि आखिर वो लिखना चाहते क्या हैं, तो आपको पाठ समझ नहीं आएगा। क्योंकि पाठ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम पूरे चैप्टर को एज इट इज पढ़ने वाले हैं, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए जो शेष प्रश्न है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।